प्यारे बच्चों, पौधों में पोषण में पिछले पार्ट में हम लोगों ने परजीवी जीवों के बारे में, परजीवी पौधों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि अमरबेल एक परजीवी पौधा है। और हमने ये भी देखा था कि जंतु भी कुछ परजीवी होते हैं, जिसमें मच्छर, खटमल, जोंक इत्यादि जो हैं वो दूसरे जीवों से खून चूसते हैं और उसी पर रहते हैं। तो इस तरह से वे भी परजीवी कहलाते हैं। अब देखना है कि आपने देखा होगा कि जो जंतु हैं वो पौधों का भक्षण करते हैं। हम लोग भी पौधे को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कई जीव हैं जो पौधों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि पौधे जंतुओं को खाते हैं, जंतुओं को भोजन करते हैं? ऐसी घटना होती है। यह एक विस्मयकारी घटना है कि पौधे जंतुओं का भोजन करते हैं। इस तरह के जो भोजन होते हैं उसको कीटभक्षी कहते हैं। तो कीटभक्षी पोषण क्या है, इसे हम जानते हैं। तो आप जानिए कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कीटों को पकड़ करके खाते हैं, उसी से अपना पोषण करते हैं। इस तरह के पोषण को कीटभक्षी पोषण कहते हैं। और जो पौधे इस तरह का भोजन करते हैं कीटों को पकड़ करके, उसको कीटभक्षी पौधा कहते हैं। अब है कि इस तरह से पौधे कैसे कीटों को पकड़ करके खाते हैं, उसका भक्षण कैसे करते हैं, उसके आधार पर वे अपना पोषण कैसे कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह के पौधे जो हैं उसमें के पत्तियों में रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, और पत्तियों के अग्रभाग में एक घड़े जैसे संरचना बन जाती है। उस घड़े जैसे संरचना के नीचे की तरफ रोम होता है, उस घड़े में कड़ा रोम होता है, और ऊपर के भाग में जो है एक ढक्कन लगा हुआ रहता है, वह बड़ा आकर्षक होता है, और घड़ा का मुंह भी होता है जो आकर्षक होता है। तो इस तरह से जो कीट होता है कि रंगीन घड़ा का मुंह और उसके ढक्कन को देख करके आकर्षित हो जाता है उस तरफ, और जब उस पर जा करके बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है, और उसके नीचे जो रोम है उस रोम में कीड़े फंस जाते हैं। उस घड़े जैसे संरचना में एक प्रकार से एक रस निकलता है। उस रस को जब कीड़े पर पड़ते हैं तो कीड़े उसमें गल जाते हैं और उसका पाचन हो जाता है, और उसके पाचन से फिर पौधे जो है उसके पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से कीटभक्षी पोषण पौधों में होता है। कीटभक्षी पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो फिर वह कीड़ों का भक्षण क्यों करते हैं, यह एक सवाल आपकी पुस्तक में है। तो यहाँ समझना है कि पौधों को वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, उसके पोषण के लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे दलहनी पौधों में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि राइजोबियम जीवाणु से मिलता है। उसी तरह से अन्य पौधों को भी अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस तरह के जो पौधे उगते हैं वैसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर कि उसको सही ढंग से पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए ये अपने शरीर को रूपांतरित करके और जो कीटों होते हैं, जंतु होते हैं, उसे पकड़ करके भक्षण करते हैं, और उससे उसका पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। आप देखते हैं कि नीचे एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक घड़े जैसे संरचना है, बनी हुई संरचना है। इस संरचना के जो मुंह है, इस मुंह में आप देख रहे हैं कि धागे जैसी संरचना, नीचे की रोम जो है निकला हुआ है, और यह रोम जो है इसी में कीट जो है बैठने पर इसमें फंस जाता है। इसलिए आप देखिए कि इसके ऊपर में यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है, यह भी आकर्षक होता है। और इस आप इतना रंगीन है, इतना खूबसूरत इसका मुंह देख रहे हैं आप, कीड़े आकर्षित होकर के फूल समझ करके इस पर आकर के बैठते हैं, और जैसे इस पर बैठते हैं ये ऊपर का ढक्कन जो है फिर इस पर बंद हो जाता है, और कीड़े इसके अंदर बंद हो जाते हैं। कीड़े इसके रोएदार संरचना में फंस जाते हैं, और इसके अंदर जो है एक रस निकलता है। उस रस से
वो कीड़े उसमें गल जाते हैं, उनका पाचन हो जाता है और इस तरह से जो है यह पौधा जो है उसका पाचन करके और उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है और फिर उसका अपना पोषण कर लेता है। एक सवाल और उत्पन्न होता है क्या कि जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो अपना पोषण करते हैं, जिसमें पोषक तत्व नहीं मिलता है तो इस तरह से पोषण करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें न प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और न तो उसमें किसी तरह से इस तरह का मुंह बना हुआ है कि वो भोजन कर लेते हैं। तो इस तरह के पौधे जो है, जीव जो है, वह अपना पोषण किस तरह से करते हैं? तो वैसे जो जीव हैं वह मरे हुए जीवों से अपना पोषण का काम करते हैं, मृत जीवों से या पीड़ित पौधों से करते हैं। प्रश्न है कि मृत जीवी पोषण क्या है? तब पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत यानी मरे हुए एवं विघटनकारी वस्तुओं से पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। इस तरह का पोषण जो है वह कवक और फंजाई, उसी का कवक को ही फंजाई कहते हैं, तो इसमें होता है। तो ये जो है कवक और फंजाई को आप लोगों ने देखा होगा, फंजाई खास करके घरों में जो फफूंद लगता है कुछ चीज़ों में, जैसे पाव रोटी में या घरों में कई दिन रोटियां जो रखी रह जाती है बासी रोटियां, उसमें, अचार में, चमड़े में, और भीगे हुए कपड़े कई दिन टांगे हुए रह जाते हैं उस कपड़ों में, या सड़े गले पदार्थों में जो ज़मीन पर पड़े हुए रहते हैं जो भीगे हुए होते हैं उसमें, इन सबों में कवक और फंजाई उग आता है। एक सवाल और है कि ये जो फंजाई हैं वो वर्षा ऋतु में अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं? कवक वर्षा ऋतु में ही क्यों प्रकट होते हैं? तो जो कवक का जीवाणु है वह जीवाणु हमेशा हवा में उपस्थित रहता है, ऐसा नहीं कि बरसाती ऋतु में होता है, लेकिन जब उसको उपयुक्त वातावरण मिलता है तब वह अंकुरित होकर के कवक को जन्म दे देता है, कवक के रूप में धारण कर लेता है। और इसका जो उपयुक्त वातावरण है जो वर्षा ऋतु है, वर्षा के समय में ही होता है, क्योंकि उसको मॉइस्चर मिलता है, उसको ह्यूमस मिलता है, आर्द्रता मिलती है और आर्द्रता के कारण उसमें बीजाणु में अंकुरन हो जाता है और गर्मी के दिनों में यह नहीं हो पाता है। तो इस तरह से बरसात में अचानक प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन वो हमको अंकुरन के कारण दिखाई देने लगते हैं। एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या एक जो कवक है वो हमारे लिए हानिकारक है, वो हमें हानि ही पहुंचाता है? तो ऐसा नहीं है, कवक हमारे लिए हानिकारक हैं तो लाभदायक भी हैं। हानिकारक में हम लोग देखते हैं कि पौधों में, गेहूं की बालियों में रस्ट लग जाता है, ब्लैक रस्ट, वो कवक होता है और वह उसके बालियों को सुखा देता है। इस तरह से वो उसके दाने नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसी स्थान पर कुछ कवक जो हैं वो दवा के काम में आते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, ऑइंटमेंट जो बनता है वो वाला, तो हमारे लिए लाभदायक है। तो इस तरह से कवक जहाँ हानिकारक हैं वहीं कवक लाभदायक भी हैं। कुछ कवक ऐसे हैं जो कि हमारे लिए एडिबल हैं, खाने योग्य हैं। आप देखिए इस तस्वीर में कि इसमें आपको जो है बहुत सारे कवक हैं, यह कवक जो है आपके खाने के काम में आते हैं। सब्जियां हम लोग इसको बनाते हैं और इसको बड़े चाव से हम लोग खाते हैं, तो ये हमारे खाद्य पदार्थ भी हो गए। तो जो मशरूम है, ये मशरूम है, इन मशरूम की हम सब्जियां बना करके खाते हैं, तो खाने के योग्य भी हो गया, तो ये लाभदायक हो गया। अब है कि जीवों का जो संबंध है वह आपस में संबंध कैसा होता है, किस तरह का होता है, इस संबंध में हम जान लेते हैं। तो जीवों का संबंध जो है 3 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है सहजीविता, दूसरा सहभोजिता और तीसरा परजीविता। पहला संबंध जो सहजीविता है, यह क्या है? सहजीविता संबंध जीवों का क्या है? तो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें जीव आपस में एक दूसरे से भोजन और स्थान का शेयर करते हैं,
यानी दोनों लाभान्वित होते हैं। ऐसे संबंध को हम लोग सहजीविता कहते हैं। जैसे लाइकेन में होता है क्या कि कवक और शैवाल दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और दोनों एक दूसरे से पोषण लेते हैं। जैसे कवक नीचे जमीन पर रहता है, जमीन से जल खनिज लवण को अवशोषित करता है। शैवाल उसके ऊपर रहता है और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो नीचे से कवक के द्वारा खनिज लवण और जल प्राप्त हो जाता है। शैवाल उसे लेकर के क्लोरोफिल और धूप से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है और उसमें भोजन तैयार हो जाता है। उस भोजन को शैवाल जो है कवक को नीचे देता है, तो कवक को भी लाभ मिल गया। और कवक के द्वारा जल और खनिज लवण शैवाल को मिल गया तो उसको भी लाभ हो गया। इस तरह से दोनों जीव लाभान्वित हो जाते हैं। और इस दोनों जीव का, कवक और शैवाल का जो मिला हुआ जीव है, वह तीसरा रूप इसका लाइकेन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सहभोजिता। सहभोजिता में होता है कि भोजन साथ में करना है। इस संबंध में हम देखते हैं कि दो जीव में एक जीव को लाभ होता है और दूसरा जीव को हानि नहीं होता है। ऐसे संबंध जिसमें कि एक जीव लाभान्वित हो परंतु दूसरा जीव को न लाभ हो न हानि हो, वैसे संबंध को हम लोग सहभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए कि आप आम के पौधे को देखे होंगे, आम के पेड़ को, पौधे नहीं, आम के पेड़, और आम के पेड़ पर एक दूसरा पौधा उग आता है जिसको हम लोग आर्किड कहते हैं। ये आर्किड के पौधे आम को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उस पर सिर्फ रहते हैं और स्वयं वो वायुमंडल से हवा को लेकर के और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, मॉइस्चर को से भी आप पानी का अवशोषण करते हैं और वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो आम का भोजन प्राप्त नहीं करते हैं लेकिन आम पर रहते हैं। आम को इससे कोई हानि नहीं होती है और उसको रहने का स्थान मिल जाता है आर्किड को, और वह अपना भोजन बनाता है, अपना खुद भोजन करता है। इस तरह से यह सहभोजिता होता है। तीसरा है परजीविता। परजीविता में होता है कि इस दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरा जीव को हानि होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपने आवास और भोजन दोनों प्राप्त करते हैं लेकिन दूसरा जीव को इससे हानि होता है। इस संबंध को परजीविता कहते हैं। जैसे अमरबेल, ऊपर में भी आपने देखा होगा, अमरबेल के पौधे जिस पौधे पर रहते हैं उसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो भोजन अपना वो तैयार करता है, अमरबेल का पौधा उसके चमड़े में प्रवेश करके उसी का भोजन को अवशोषित कर लेता है और यह उसी से वृद्धि करता है और वृद्धि करके वो पूरे पेड़ पर उच्छा जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उस पेड़ का जो ग्रोथ है जो कम होने लगता है, विकास कम होता है और अमरबेल का विकास ज़्यादा हो जाता है और ये पूरे में छा जाता है। यानी एक जो अमरबेल है वह लाभान्वित हो रहा है और जो जिस पौधे पर है उसको हानि हो रहा है, उसका भोजन भी ले रहा है, उसको विकास भी नहीं करने दे रहा है। तो इस तरह से ये संबंध तीन तरह के होते हैं। तीनों संबंध को आपने देख लिया अच्छी तरह से। अब है कि यह पाठ पूर्ण हो गया है। पार्ट 1 में आपने जो पढ़ा था और यह पार्ट 2 आपका कंप्लीट होता है। इस तरह से पौधों में पोषण पूरी तरह से आपने पढ़ लिया है, आपको अच्छी जानकारी हो गई होगी। अगले पार्ट में हम पौधों में पोषण का जो प्रश्न उत्तर है इसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।